Very good afternoon, students. ये वीडियो जो ब्रिटिश संविधान के बारे में है, इसमें हम ये देखेंगे कि क्या ब्रिटेन में शक्तियों का पृथक्करण है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है कि जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, इनमें बंटवारा हो। तो क्या ऐसा बंटवारा, ऐसा पृथक्करण यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में है या नहीं? इस संबंध में ऑग और जिंक ये मानते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ आंशिक रूप से लागू हुआ है, जिसका प्रयोग केवल न्यायपालिका के विषय में होता है। दूसरी ओर कॉलिन एफ पैडफील्ड वो ये कहते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ब्रिटिश संविधान पर पूरी तरह लागू नहीं होता, क्योंकि निम्नलिखित सत्ताओं के कार्य एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उन्होंने कौन सी सत्ताएं? सम्राट, लॉर्ड चांसलर और कैबिनेट, मंत्री, लोकसभा, इन सब के बारे में बताया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सम्राट। ब्रिटेन में सम्राट अथवा साम्राज्ञी यानी राजा या रानी प्रशासन का अध्यक्ष होने के साथ साथ न्यायपालिका का अध्यक्ष और व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होते हैं। राजा या रानी की संवैधानिक स्थिति असाधारण, वो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च हैं। व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। सम्राट कार्यपालिका है, चाहे वो नाममात्र की हो, लेकिन कार्यपालिका है, इसलिए वो संसदीय प्रणाली होने के कारण व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है। अब आते हैं लॉर्ड चांसलर पे। यह कैबिनेट का सदस्य, लॉर्ड सभा का अध्यक्ष और क्राउन के अधीन न्यायपालिका का प्रधान होता है। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर के पद में तीनों शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्ति भी है, न्यायपालिका शक्ति भी है और व्यवस्थापिका शक्ति भी है। ये कैबिनेट सदस्य है, ये लॉर्ड सभा का अध्यक्ष है और न्यायपालिका का प्रधान भी है। और इन शक्तियों का प्रयोग उसी व्यक्ति अर्थात लॉर्ड चांसलर द्वारा ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नाममात्र के लिए है, ये शक्तियों का प्रयोग लॉर्ड चांसलर स्वयं ही करता है। तीसरे पद की बात करें, तीसरे जो है वो है कैबिनेट। यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति का केंद्र है। किसी भी प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट सेंटर होता है शक्ति का, क्योंकि कैबिनेट और उसका जो प्रधानमंत्री है वही कार्यपालिका है और वही व्यवस्थापिका में जो कानून निर्माण करने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल में वे मंत्री सम्मिलित होते हैं जो परंपरा के अनुसार संसद के किसी एक दूसरे सदन के सदस्य होते हैं। ये नियम है कि आप किसी भी सदन के सदस्य हों तो आप कैबिनेट के मेंबर हो सकते हो। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अगर हम बहुत कठोरता से लागू करें तो क्राउन का कोई भी मंत्री व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो सकता, किंतु ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत तो कैबिनेट और व्यवस्थापिका घनिष्ठ रूप से संबंधित है और निरंतर संबंधित है। इनमें प्रगाढ़ संबंध है। व्यवस्थापिका के मेंबर्स ही कार्यपालिका के मेंबर्स बनते हैं। इनके आपसी संबंधों को सरकार में भागीदारी कहा जाता है।
ना कि पृथक्करण। संसद में इतनी नियंत्रणकारी शक्ति मौजूद है कि वह सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध मतदान कर उसे अपदस्थ कर सकती है। इस तरह से संसद को पूर्व कार्यपालिका के स्थान पर नई कार्यपालिका के निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कैबिनेट जो कि कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो व्यवस्थापिका है, जो संसद है, वो कार्यपालिका को नियंत्रित कर रही है। यानी शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। फिर हम आते हैं मंत्री जो कि कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, व्यवस्थापिका से सत्ता ग्रहण कर स्वतंत्र रूप में व्यवस्थापन कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। यानी वो कार्यपालिका में भी काम कर रहे हैं और व्यवस्थापिका में भी काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नियम ऐसे हैं, कुछ अधिनियम ऐसे हैं कि मंत्रियों को न्यायिक और अर्ध न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन की भी शक्ति उन्हें मिल जाती है। ये स्थिति न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में कार्यपालिका का प्रवेश है। उसका साफ दिखता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों को कर रही है। फिर लॉर्ड सभा उच्च सदन है और एक निर्माणक अंग है व्यवस्थापिका का, लेकिन ये सभी दीवानी और फौजदारी मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय भी है। यानी लॉर्ड सभा जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी है वो न्यायपालिका का कार्य भी कर रही है। फिर हम आते हैं लोक सदन पर। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोक सदन, जैसे अपने इंडिया में लोकसभा है, वो एक विधायी संस्था है और व्यवस्थापिका की सबसे शक्तिशाली अंग है। लेकिन सदन की अवमानना तथा सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन आदि के मामलों में वह न्यायिक हैसियत से भी कार्य कर सकती है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि लॉर्ड सभा और लोक सदन दोनों ही न्यायालय कार्य कर सकते हैं। देन न्यायपालिका यानी जुडिशरी में क्या है? ब्रिटिश संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और इसका ध्यान रखा जाता है। पर इस स्वतंत्रता को व्यवहार में पूर्ण पृथक की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति पर न्यायाधीशों को पद से किया जा सकता है। पहले तो अपॉइंटमेंट में इनका रोल है व्यवस्थापिका का कि जो कार्य, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि उन्हें पदच्युत भी किया जा सकता है, जबकि उनके पोस्ट परमानेंट है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के कुछ नियमों का निर्माण संसदीय अधिनियम की सत्ता के अधीन उच्च न्यायालय और अपील के न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। इसके अलावा न्यायाधीश अपने निर्णयों द्वारा सामान्य कानून का विकास करते रहते हैं और वे अपनी व्याख्या तथा विधि प्रशासन द्वारा कानून की पूर्ति करते हैं। सो वी सी दैट जो जुडिशरी है वो न्याय देने के अलावा, न्याय कार्य करने के अलावा व्यवस्थापिका का कार्य कर रही है, क्योंकि उनके डिसीशंस, उनकी व्याख्या कानून की पूर्ति करती है। इन सब चीज़ों से, इन सब उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत वास्तव में लागू नहीं किया गया है। बस ये ध्यान रखा गया है कि जो पृथक्करण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है तो एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहें। विशेषकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। फॉर एग्जाम्पल,
संसद ऐसे मामलों पर विवाद नहीं करती जो न्यायाधीश विचाराधीन हो। एक तरह से सम्मान दे रही है न्यायपालिका को कि संसद ऐसे मामलों को नहीं उठाती जो ऑलरेडी न्यायाधीश के विचाराधीन चल रहा हो। और इसी प्रकार क्राउन के जो मंत्री हैं, यानी राजपद के जो मंत्री हैं, वो किसी दीवानी या फौजदारी मामले में न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करते। हम इस तरह देखते हैं कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो पूरी तरह से लागू ना होने पर भी सरकार के 3 अंगों में सत्ता का विभाजन इस प्रकार से है कि किसी भी संस्था को, किसी भी व्यवस्था में निरंकुशता को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन को प्रभावी रूप से